हमारे सभी विशिष्ट व्यक्तित्व जन प्रथम पंक्ति द्वितीय पंक्ति में आप सभी के सम्मान में विराजित है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हमारे साथ है दीदी उस तरफ से, भाभी उस तरफ से आ जाइए। हमारे बीच मालिनी गौड़ जी, कविता पाटीदार जी भी पधार रही हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आज सुखद अवसर, जब मालवा की इस हृदय स्थली में माँ अहिल्या के इस शहर में हमारे बीच पधार चुके हैं परम श्रद्धेय महेंद्र हार्डिया जी, सुदर्शन गुप्ता जी, आपका भी सर इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच मंच पर पधार रही हैं परम श्रद्धेय कविता पाटीदार जी, माननीय लक्ष्मण सिंह जी गौड़ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। तो आज का यह अभिनव आयोजन धन्यवाद इंदौर, और इसे ज्ञापित करने के लिए आज पुनः द्वितीय लहर के पश्चात हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे साथ हैं। मैं कार्यक्रम को गति प्रदान करती हूँ। हमारे बीच पधार चुकी हैं नगर निगम आयुक्त प्रतिभा पाल जी, हमारे बीच पधार चुके हैं युवा नेतृत्व आकाश विजयवर्गीय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। तो हम कार्यक्रम को गति प्रदान करते हैं और सर्वप्रथम हमारी परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अनुरोध करूंगी कि सभी मंच पर विराजित सम्मानीय जनों के साथ इस अलौकिक प्रकाश पुंज का प्रज्वलन कर आज के इस धन्यवाद इंदौर के इस अभिनव नूतन कार्यक्रम का शुभारंभ करें। दीपक की हर बाती देगी हमें नया उत्साह, नई उमंग ऊर्जा का करके नया संचार, नया प्रकाश, नई ज्योत है जीवन की सार। और इस प्रकाश पुंज के प्रज्वलन से हम कोरोना को हटा, कोरोना के अंधकार को दूर भगा, फिर अपने जीवन में लाएंगे प्रकाश की नई बहार। इसी भाव के साथ सभी हमारे सम्माननीय अतिथियों द्वारा इस प्रकाश पुंज का प्रज्वलन किया जा रहा है। आज सुखद अवसर उन सभी व्यक्तित्वों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने का जिन्होंने कोरोना को हराने में शासन प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने दायित्व का निर्वहन किया। उन कोरोना योद्धाओं को नमन करने का जिन्होंने अपने घर परिवार की चिंता न करते हुए अपने जीवन को वीर गति प्रदान की, कोरोना से जंग लड़ते हुए अपने जीवन को अमर किया। उनके परिवारजनों को संबल और उनको सम्मानित करने का सुखद अवसर। हमारे बीच पधार चुके परम श्रद्धेय रमेश मेंदोला जी, जीतू जी राती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अभी अनुरोध करूंगी कि आपने एक जो नई श्रृंखला शुरुआत की है, कन्याओं का पाद पूजन, हमारे मंच पर विराजित हैं दो कन्याएं जो माँ दुर्गा कालिका का स्वरूप हैं। उन कन्याओं का पाद पूजन एक बहुत सुखद शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई कि हर कार्यक्रम में कन्याओं का पाद पूजन कर उनसे वो आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, क्योंकि समाज की रीढ़ की हड्डी होती है कन्याएं। अंधकार को चीरती किरणों की मिसाल होती है बेटी, घर आंगन की रौनक ही नहीं देश की आधार स्तंभ होती है बेटी। ऐसी बेटियों का पाद पूजन कर हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एक नई शुरुआत, नया अभिनव माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया है। और ये लगातार जिस दिन से उन्होंने प्रण किया, हर कार्यक्रम में हमारी कन्याओं का पाद पूजन कर ये कार्य संपन्न किया जाता है। बेटी होती है घर का दीप, बेटी बनी पावन दीप, बेटी के बिना घर आंगन सूना, क्योंकि बेटी होती है जीवन का बगिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से हम हमारी इन बेटियों का स्वागत सम्मान करें। भारतीय संस्कृति हमें संस्कारित करती है अतिथि को देवता के समकक्ष स्थान प्रदान करने के लिए, और उनका स्वागत सत्कार हमारा परम कर्तव्य सौभाग्य है। मैं सर्वप्रथम माननीय तुलसीराम जी सिलावट, मंत्री मध्य प्रदेश शासन से अनुरोध करूंगी कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत पुष्प की कली भेंट करके करें। जाने माना नाम, हम सबका गौरवान्वित शान, हमारे सांसद महोदय शंकर लालवानी जी से भी अनुरोध करूंगी कि आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं माननीय
गौरव रणदीवे जी से भी अनुरोध करूंगी, जो युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, कि आप भी उनका स्वागत करें। और हमारे बीच सबसे बड़ी बात है, एक विशिष्ट व्यक्तित्व है डॉक्टर राजेश सोनकर जी, जिन्हें कहना हमें बड़ा गर्व लगता है। उनसे भी अनुरोध करूंगी कि जिला अध्यक्ष होने के नाते आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। स्वागत की श्रृंखला को यही विराम देती हूँ और आमंत्रित कर रही हूँ उस व्यक्तित्व को जो आज के कार्यक्रम को आगे की ओर गति प्रदान करेंगे और कार्यक्रम को संचालित करेंगे। माननीय प्रतिभा पाल जी, आयुक्त नगर निगम इंदौर। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच मौजूद माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन, सभी सम्मानित मंचासीन अतिथिगण और इंदौर शहर और जिले से आए हुए सभी सम्मानित नागरिकगण, मैं सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का जो कार्यक्रम धन्यवाद इंदौर है, इसके माध्यम से इंदौर की जागरूक, सजग और उन्नतिशील जनता को धन्यवाद ज्ञापित करने का काम किया जा रहा है। जो इंदौर ने जिस सजगता से कोविड महामारी की दूसरी लहर के भीषण समय को सजगता से जन भागीदारी से पूरा किया, जो ऑक्सीजन आत्मनिर्भरता के प्रयासों को आगे बढ़ाया है और जो उन्नति का परिचायक स्मार्ट सिटी मिशन है, उसमें लगातार काम करते हुए शहर देश में सबसे स्मार्ट शहर बना है। इन सभी के लिए इंदौर के हर नागरिक को और इंदौर शहर से आए हुए सभी लोगों का आभार। सर, इंदौर स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट 2020 में इंदौर न केवल पूरे देश का सबसे स्मार्ट शहर बना, बल्कि 7 अन्य श्रेणियों में भी पुरस्कार प्राप्त किए हैं। जो सबसे इनोवेटिव आइडिया का पुरस्कार है वो इंदौरी जनता को समर्पित है, क्योंकि इंदौर के लोगों ने जो घरों में गीला कचरा और सूखा कचरा अलग किया, उसी के बल पर जो कंपोस्ट प्लांट और बायोमिथेनेशन प्लांट है, उनका कार्बन क्रेडिट के माध्यम से हम लोगों ने 70 लाख रुपए की राशि का प्रतिवर्ष रेवेन्यू अर्जित किया है, जिसे बेस्ट इनोवेटिव आइडिया का पुरस्कार मिला है और इसे बेस्ट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म का भी पुरस्कार मिला है। इसी प्रकार से इंदौर ने म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट में बेस्ट श्रेणी का पुरस्कार प्राप्त किया है। एक और महत्वपूर्ण जो इंदौर की 56 दुकान है, अपने जायके और स्वाद के लिए मशहूर है, उसने भी अपने कायाकल्प जो हुआ है उसमें बेस्ट बिल्ट इन कैटेगरी का अवार्ड प्राप्त किया है। इंदौर के जो मुख्य ऐतिहासिक इमारतें हैं, जिनके संरक्षण का और संवर्धन का काम लगातार स्मार्ट सिटी द्वारा किया जा रहा है, जिसमें राजवाड़ा, गोपाल मंदिर, विभिन्न छतरियां प्रमुख हैं, उनके भी जीर्णोद्धार पर इंदौर को कल्चर थीम में प्रथम पुरस्कार मिला है। इस तरीके से स्मार्ट सिटी की जो यात्रा है अब तक की विकास की, उसको वर्णित करती हुई एक वीडियो यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है, जो इन पुरस्कारों और आगे आने की कहानी को बताएगा। वीडियो प्ले करेंगे। निरंतर 4 वर्षों तक स्वच्छता का सिरमौर बने रहने वाले इंदौर शहर ने स्मार्ट सिटी मिशन के स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2020 कॉन्टेस्ट में देश भर में प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर अन्य 6 श्रेणियों में भी प्रथम पुरस्कार प्राप्त करते हुए सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त करने वाली स्मार्ट सिटी का सम्मान भी हासिल किया है। शहर के लगभग 8 लाख लोगों की राय के आधार पर स्मार्ट सिटी विकास की आधारशिला रखी गई थी। विकास की इस अभिनव यात्रा में इंदौर के जागरूक नागरिकों ने नवाचारों को अपने व्यवहार में उतारते हुए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नागरिकों के सहयोग से इंदौर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने सेंट्रलाइज्ड कंपोस्ट प्लांट, बायोमिथेनाइजेशन प्लांट तथा सोलर प्लांट की स्थापना कर वेस्ट टू वेल्थ की अवधारणा को चरितार्थ करते हुए कचरे के सदुपयोग का अनुकरणीय मॉडल स्थापित किया। इंदौर स्मार्ट सिटी ने अपने तीनों प्रोजेक्ट से 1,70,000 टन कार्बन क्रेडिट ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम किया है तथा 69 लाख रुपए की आर्थिक आय भी ली है, जिसके लिए इंदौर स्मार्ट सिटी को इकोनॉमी श्रेणी व इनोवेटिव आइडिया श्रेणी में कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। स्वच्छता को अपनी आदत बनाकर इंदौर शहर के नागरिक 3R पद्धति पर स्रोत पर ही 6 तरह के कचरों को पृथक कर डोर टू डोर कचरा संग्रहण वाहन में देते हैं। साथ ही शहर के 5 जीरो वेस्ट वार्ड अपने कचरे का निपटान वार्ड में ही करते हैं। विभिन्न सूखे कचरों के निपटान के लिए 400 टीपीडी क्षमता की स्वचालित PPP मॉडल पर लगभग 30 करोड़ की लागत से सेंट्रलाइज्ड मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज की स्थापना की गई है।
यहाँ सूखे कचरे को 16 अलग अलग प्रकार के मशीनों में पृथक पृथक किया जाता है। इस उपलब्धि को भी सैनिटेशन श्रेणी में म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। 56 दुकान व्यापारी एसोसिएशन के सहयोग से इंदौर के विश्वविख्यात 56 दुकान को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत आकर्षक, सर्व सुविधा युक्त और रमणीय स्मार्ट स्ट्रीट फूड हब बनाने के लक्ष्य के साथ इस स्थान पर भूमिगत सीवरेज लाइन, स्टॉर्म वाटर लाइन, हाई टेंशन व लो टेंशन विद्युत लाइन, पेयजल लाइन, प्रवेश द्वार, फ्लोर, सीसीटीवी सर्विलांस, पिंक टॉयलेट्स, फव्वारे, कलाकृतियां, टेंसिल स्ट्रक्चर, वुडन बेंचेस, आरजीबी लाइट्स के साथ ही यहाँ हरियाली स्थापित कर सभी दुकानों को समान स्वरूप देती डिजाइन से तैयार किया गया है। इस स्थान के कायाकल्प को बिल्ट एनवायरनमेंट श्रेणी में देश का प्रथम पुरस्कार मिला है। इंदौर अपनी संस्कृति और विरासत से प्रेम करने वाला शहर है। यहाँ के नागरिकों की अपनी ऐतिहासिक धरोहरों के प्रति अगाध श्रद्धा को देखते हुए स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत कई प्राचीन धरोहरों का जीर्णोद्धार कर उन्हें संरक्षित किया गया है और इसी कड़ी में 60 करोड़ की लागत से राजवाड़ा, प्राचीन गोपाल मंदिर परिसर, सराफा बाजार, मल्हार राव होलकर छतरी, कृष्णपुरा छतरी, हरिराव होलकर छतरी, बोलिया सरकार की छतरी, लालबाग पैलेस तथा गांधी हॉल का जीर्णोद्धार व उन्नयन किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक कार्य को कल्चर श्रेणी में हेरिटेज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये सभी कार्य इंदौर वासियों की जागरूकता और समर्पण के बिना संभव नहीं हो सकते थे। देश की स्मार्टेस्ट सिटी का सम्मान हासिल करने पर बधाई के साथ धन्यवाद इंदौर। इसी क्रम में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ऐतिहासिक गांधी हॉल जो 1904 में बनकर तैयार हुआ था, उसका जीर्णोद्धार स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा किया गया है। आज इसका लोकार्पण कार्यक्रम है। इसी क्रम में बोलिया सरकार की छतरी का जीर्णोद्धार कार्यक्रम और संजय सेतु पर 2 व्हीलर मैकेनाइज्ड पार्किंग बनाई गई है, जो कि आने वाले समय में इसी प्रकार की 5 और पार्किंग बनाकर इंदौर की ट्रैफिक समस्या का समाधान हो सकेगा। इसके साथ ही लैंड मोनेटाइजेशन के 97 करोड़ के प्रोजेक्ट का आज भूमि पूजन भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जाना है। अभी उद्देश्य है कि स्मार्ट सिटी अपने स्वयं के संसाधनों से आय अर्जित करके आगे शहर विकास में इस आय को खर्च करेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि वे वर्चुअली सिंगल क्लिक के माध्यम से लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम करेंगे। इंदौर जिले में लगातार कोविड की दूसरी लहर के समय से जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने इस संबंध में माननीय प्रभारी मंत्री जी के निर्देशन में, माननीय सांसद जी, माननीय विधायकगण एवं सभी सदस्यों के मार्गदर्शन में ये तैयारी की कि हम लोग आने वाले समय में ऑक्सीजन में आत्मनिर्भर बने, ताकि किसी भी वर्ष से वर्ष परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। इस संबंध में जो तैयारी की गई है ऑक्सीजन को लेकर, उसको दर्शाता एक वीडियो प्रस्तुत है। वीडियो प्ले करेंगे। इंदौर शहर के जागरूक नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, स्वास्थ्य कर्मियों व विभिन्न सामाजिक संगठनों के सम्मिलित प्रयासों व अपार सहयोग से आज शहर कोरोना संक्रमण दर, उपचार और वैक्सीनेशन को लेकर संतोषजनक स्थिति में है। लेकिन कोरोना की संभावित तीसरी लहर की आशंका से निपटने के लिए सावधान, सजग और प्रयासरत भी है तथा वो सभी आवश्यक तैयारियां कर रहा है जिससे किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। और उसी कड़ी में शहर में 95 टन ऑक्सीजन की वर्तमान उत्पादन क्षमता के साथ साथ अधिकतम 135 टन ऑक्सीजन खपत क्षमता के निर्धारित लक्ष्य को पूर्ण करने की दिशा में मिशन स्तर पर कार्य किया जा रहा है। इस कार्य हेतु 52 करोड़ रुपए की लागत से 135 टन ऑक्सीजन के अधिकतम उत्पादन के लक्ष्य की पूर्ति के लिए 10 शासकीय अस्पतालों व 31 निजी अस्पतालों में 60.8 टन की क्षमता एवं 50 करोड़ रुपए की लागत के कुल 41 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, जिनमें से 5 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगकर विगत 1 माह से कार्यरत भी है तथा आज 11.35 करोड़ रुपए की लागत से व 13.8 टन क्षमता के 10 ऑक्सीजन प्लांट्स का लोकार्पण
व 26 ऑक्सीजन प्लांट्स का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के कर कमलों द्वारा होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः अनुरोध है कि शासकीय और निजी अस्पतालों में जो 42 प्लांट लगभग 52 करोड़ रुपए की क्षमता के स्थापित किए जा रहे हैं, जिनकी क्षमता 65 टन रहेगी, उनका भूमि पूजन करना चाहिए। धन्यवाद सर। कोरोना की दूसरी लहर हम सभी के लिए बहुत कष्टपूर्ण और घातक रही है। इसमें बहुत से ऐसे डॉक्टर्स जो अपने कार्यक्षेत्र में कर्मठता से जिन्होंने काम किया है, बहुत सारे समाजसेवी जिनको हम लोगों ने खोया है। सर, इसी संबंध में जो इस युद्ध में शहीद हुए कोविड योद्धा हैं, उनके परिजन मंच के बाईं ओर मंचासीन हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि मंचासीन परिजनों को पूरे इंदौर की भावना से अवगत कराना चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो इस पूरी कोरोना की लड़ाई में 5 जिनमें 4 डॉक्टर्स हैं और एक समाज सेवी हैं जिन्होंने लगातार इस ओर प्रयास किए हैं, इसमें डॉक्टर दीपक सिंह हैं। डॉक्टर दीपक सिंह MGM मेडिकल कॉलेज में शिशु रोग विशेषज्ञ थे और कोविड संक्रमण से संक्रमित होकर इनकी मृत्यु 10 अप्रैल को हो गई। डॉक्टर आनंद वेले हैं जो सहनशील और कर्तव्यनिष्ठ डॉक्टर थे, जिन्होंने लगातार 2009 से इस क्षेत्र में कार्य किया और 27 मई को कोविड से लड़ते हुए इनकी भी मृत्यु हो गई। श्री अतुल मित्तल जी समाज सेवियों की श्रृंखला से आते हैं, जिन्होंने राधा स्वामी कोविड केयर में लगातार प्रयास किए और कोविड केयर में जितने भी बेड्स हैं वो श्री मित्तल ने अरेंज किए। बेड जिस दिन अरेंज हुए उसी दिन मित्तल जी को कोविड हुआ और उसके बाद वो भी कोविड से लड़ते हुए 24वें दिन उनकी भी मृत्यु हो गई। डॉक्टर रामशरण रैकवार 2002 में इन्होंने प्राध्यापक के रूप में अपना करियर शुरू किया और 17 अप्रैल 2021 को ये भी कोरोना से लड़ते हुए अपनी जिंदगी की जंग हार गए। इसी प्रकार डॉक्टर शैलेंद्र दुबे के भी परिजन यहाँ उपस्थित हैं। उन्होंने भी 1995 से अपने करियर की शुरुआत की और 23 मई को कोविड संक्रमण के घातक संक्रमण होने से ये भी हम लोगों को छोड़कर चले गए। इस पूरे कार्यक्रम के जरिए जो परिजन यहाँ आए हुए हैं, सभी इंदौर के सभी नागरिकों की और यहाँ उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों की भावना माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हम आपको समर्पित कर रहे हैं। ये ऐसा समय है जिन्होंने भी इस समय अपनी सेवा लोगों को सौंपी है। देश और पूरा ये शहर हमेशा उन सभी लोगों को याद रखेगा। साथ ही जो लगातार जो लोग कोविड में अपना कार्य करते रहे हैं और जिन्होंने निष्ठा और मेहनत के साथ में शहर को इस संक्रमण से निकालने में अपना कार्य किया है, उनको भी हम सभी लोग अपना धन्यवाद अर्पित करते हैं। इंदौर में सदैव से ही चाहे प्रश्न स्वच्छता का हो, शहर के विकास का हो, मजदूरों की घर वापसी का हो या कोविड मैनेजमेंट, हमेशा से हम लोग एक दूसरे का हाथ थाम कर आगे बढ़ के आए हैं और इसी भावना का परिणाम है, यही प्रदर्शित करता है कि आज हम इस भयानक दौर से बाहर निकले हैं। इसी पूरी जो यात्रा है इंदौर की कोविड को हराने को लेकर, उसे प्रदर्शित करता हुआ एक वीडियो है, साथ ही एक प्रेजेंटेशन जिसे कि माननीय डॉक्टर निशान खरे जी देंगे, जो राज्य स्तरीय कोविड मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य हैं। वीडियो पहले प्ले करेंगे प्लीज। मार्च 2021 में देश के अन्य राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर के दस्तक देते ही यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने दूरदर्शी व त्वरित निर्णय लेते हुए जनता कर्फ्यू का आह्वान किया। आज मैं आपसे प्रार्थना करने उपस्थित हुआ हूं। मेरे बहनों और भाइयों, इस संकट से निपटने के लिए आज पहली आवश्यकता है हम संक्रमण की चेन को तोड़ डालें और इसका उपाय हम घर में रहेंगे। इंदौर में न्यूनतम आर्थिक गतिविधियों व औद्योगिक गतिविधियों के संचालन के साथ ही शहर के जागरूक नागरिकों ने गंभीरता से इस जनता कर्फ्यू का पालन किया। इंदौर में न केवल शहर बल्कि अन्य जिलों व प्रदेश के बाहर के मरीज भी आ रहे थे। ऐसी स्थिति में संक्रमण की दर को कम करना और उपचार उपलब्ध करवाना बहुत बड़ी चुनौती थी, किंतु इस शहर के मुश्किलों से लड़ने के जज्बे ने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। सर्वप्रथम 110 अस्पतालों में 7,500 बिस्तरों की व्यवस्था की गई। ऑक्सीजन व आवश्यक दवाइयों की कमी की चुनौती से निपटने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दवाइयों की उपलब्धता के साथ ही 135 टन ऑक्सीजन सप्लाई को सुनिश्चित किया गया। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के निर्णय, राधा स्वामी सत्संग व्यास के सहयोग से एसिम्प्टोमेटिक मरीजों के आइसोलेशन के लिए
1200 बेड का मां अहिल्या कोविड केयर सेंटर स्थापित किया गया। ICFCR और क्रेडाइट जैसी संस्थाओं के योगदान से यहाँ हाइब्रिड कूलिंग सिस्टम, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीनें, भाप मशीनें व पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की गई। इंदौर जिले की सभी 313 पंचायतों में 313 कोविड केयर सेंटर स्थापित किए गए। जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, व्यापारिक संस्थानों, स्वयं सेवी संस्थाओं ने मुश्किल समय में जरूरतमंदों को हर संभव मदद पहुंचाई। इस संकट काल में कोरोना वॉलंटियर्स ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने आप को मानवता की रक्षा में झोंक दिया। उनमें से एक थे स्वर्गीय श्री अतुल मित्तल। श्री मित्तल अपनी आखिरी सांस तक कोरोना मरीजों के लिए बिस्तरों की व्यवस्था करवाने में लगे रहे। इंदौर शहर श्री मित्तल जैसी निष्काम महान आत्माओं का सदैव आभारी रहेगा। जब कोरोना संक्रमण नियंत्रित होने लगा, तभी ब्लैक फंगस बीमारी की चुनौती उत्पन्न हुई, जिससे निपटने के लिए पोस्ट कोविड सेंटर स्थापित किया गया। साथ ही इस बीमारी की दवा का उत्पादन भी शुरू किया गया। ब्लैक फंगस से 50-60% मृत्यु दर का अनुमान था, किंतु MY अस्पताल में इस बीमारी से मृत्यु दर 8% से नीचे रही। टीकाकरण को मिशन स्तर पर तेजी से चलाया गया, जिसमें ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर्स, कोविड-19 वैक्सीनेशन एक्सप्रेस, हाई रिस्क कैटेगरी नागरिकों तथा दिव्यांग जनों, किन्नर वर्ग और सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव, महिलाओं के लिए नारी टीकाकरण केंद्र, विभिन्न सोसाइटियों, मार्केट एसोसिएशंस, औद्योगिक इकाइयों, विभिन्न धार्मिक स्थलों तथा मजदूर चौक व मंडियों में टीकाकरण मुहिम चलाई गई। विभिन्न शॉपिंग मॉल्स में टीकाकरण के साथ आकर्षक उपहार दिए गए। माननीय सांसद श्री शंकर लालवानी जी द्वारा सांसद वैक्सीनेशन एम्बुलेंस चलाई गई। विभिन्न धर्म गुरुओं, सामाजिक व जन प्रतिनिधियों द्वारा गहन जागरूकता अभियान चलाए गए। विधानसभा वार टीकाकरण केंद्र खोले गए। NGOs द्वारा घर घर जाकर टीकाकरण जागरूकता ड्राइव चलाई गई। ये भी ध्यान रखा गया कि वैक्सीन का पूरा उपयोग हो। इस वैक्सीनेशन महाअभियान ने एक दिन में 2,28,000 से अधिक वैक्सीनेशन का कीर्तिमान रचकर इंदौर का नाम देश ही नहीं अपितु विश्व पटल पर अंकित कर दिया। वैक्सीनेशन महाअभियान में अब तक 7 लाख टीकाकरण के साथ इंदौर जिले की 76% जनसंख्या को वैक्सीनेट कर दिया गया है। आज शहर अच्छी स्थिति में है, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते सावधान, सजग और प्रयासरत भी है। इसीलिए नागरिकों द्वारा कोविड अनुरूप व्यवहार को अपनाकर अद्भुत जागरूकता का परिचय दिया जा रहा है। इस संकट की घड़ी में इस शहर ने जो कर दिखाया, उसके लिए कहा जाना चाहिए, धन्यवाद इंदौर। मंच पर विराजमान हम सभी के प्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी, समस्त सम्माननीय जनप्रतिनिधिगण एवं इस सभागृह में उपस्थित, शायद एक ही शब्द सही होगा कहना, तो इस सभागृह में उपस्थित इंदौर। ये कोरोना की दूसरी लहर की इस महामारी ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया, परंतु इस कठिन समय में भी संघर्ष की अप्रतिम गाथाएं भी हैं और छोटे छोटे प्रयत्नों की बड़ी सफलताएं भी हैं। यह स्पष्ट हो गया था जब यह महामारी बढ़ने लगी कि इससे पार पाने का रास्ता तो जन सहयोग से ही निकलेगा, जन भागीदारी से ही निकलेगा, जन आंदोलन बुलाकर ही निकलेगा। और वैसा ही आह्वान माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश और विशेषतः इंदौर का करा। इंदौर में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा था और दुनिया भर का विज्ञान हमें अब यह सिखाता है कि जब संक्रमण तेजी से बढ़ता है तो उसे रोकने का एक ही तरीका होता है कि आप संक्रमण की चेन को तोड़ दीजिए। संक्रमण की चेन टूट जाएगी तो व्यवस्थाएं जो है वह कंट्रोल में आने लगेगी। इसी हेतु जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया और जनता कर्फ्यू के आह्वान में ही जनता शब्द निहित था, मतलब ये जनता के लिए और जनता के द्वारा लगाया जाना था। और जनता ने एक अप्रतिम सहयोग की मिसाल इंदौर में पेश करी। सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, धार्मिक संगठन, रहवासी संघ सब एक होकर इस जनता कर्फ्यू के पालन में सक्रिय हुए और उसकी योजना बनाने में जुट गए। इंदौर को बाजारों का शहर कहा जाता है और बाजारों की ख्याति सामान्यतः इस चीज के लिए होती है कि वो बाजार खुलवाने का आग्रह करते हैं। लेकिन आप सबको यह जानकर आश्चर्य होगा कि
प्रशासनिक आदेश जारी होने के पूर्व ही लगभग इंदौर के सभी बड़े बाजारों ने आकर हमसे यह कहना शुरू कर दिया था कि अगर जनता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है तो हम अपने व्यापार में नुकसान सहने के लिए तैयार हैं। ऐसे करके वो बाजार स्वतः ही स्वप्रेरणा से बंद होने लगे। अब इंदौर का जनता कर्फ्यू बाकी जगहों से भिन्न और अपने आप में अनूठा था। अनूठा किस लिए? और वह इसलिए कि इस जनता कर्फ्यू के दौरान भी लगभग 7,500 उद्योग संचालित होते रहे। 2.25 लाख मजदूर और कर्मचारी रोज अपने घरों से निकलते, काम करते और वापस आ जाते। 2.25 लाख शायद किसी छोटे मोटे शहर की जनसंख्या के बराबर होगा। इतने लोग रोज काम पर जाते थे। परंतु इंडस्ट्री एसोसिएशंस, चाहे AIMP हो, चाहे लघु उद्योग भारती हो, चाहे मजदूरों की एसोसिएशन हो, इनकी सक्रियता का ही परिणाम है कि आज मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि इंदौर के उद्योग एक भी संक्रमण का कारण कभी नहीं बने। ऐसी उद्योगों की नगरी में उद्योग भी चलते रहे। और अकेला शहर ही नहीं, ग्राम के उदाहरण तो अनूठे ही थे। सावेर तहसील के ढाबली ग्राम ने जब यह तय कर लिया कि अनावश्यक रूप से ना तो कोई गांव के अंदर आएगा ना गांव के बाहर जाएगा, तो साधारण से दिखने वाले, आज वो हमारे बीच मौजूद हैं, साधारण से दिखने वाले चौकीदार में इतना नैतिक बल था कि वो शासन और प्रशासन को भी गांव के दरवाजे पर रोक सके। जब ये जनता कर्फ्यू का पालन कर हम संक्रमण घटाने की कोशिश कर रहे थे, उस समय व्यवस्थाएं भी बनानी थी। अस्पतालों की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था जैसी करनी थी वो तो बढ़ाई ही गई, उसे पूरा किया ही गया। लेकिन संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए आइसोलेशन भी जरूरी था और इसलिए यह आह्वान था कि एक विश्व स्तरीय कोविड केयर सेंटर मध्य प्रदेश में आकर खड़ा हो। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा राधा स्वामी सत्संग परिसर में चलने वाले मां अहिल्या कोविड केयर सेंटर के रूप में चरितार्थ हुआ। एक सेवा का, जन भागीदारी का अप्रतिम, अद्भुत, जिसे कहीं शायद दोहराया नहीं जा सकता, इस प्रकार का उदाहरण था। राधा स्वामी सत्संग व्यास का जो कंट्रीब्यूशन था, जो योगदान था, उसे तो शब्दों में बयान किया ही नहीं जा सकता है। परंतु उस परिसर में यह बात सत्य है कि जो आया वो कुछ देकर गया, अपना ज्ञान दे गया, फिल्टर दे गया, व्हील चेयर दे गया, स्टीमर लगा गया, परंतु जो आया वो वहां सेवा भाव से कुछ कर ही गया। संस्थाएं जुड़ने लगी। क्रेडाई और नरेटको सरीकी संस्थाओं ने मिनटों में ऑक्सीजन प्लांट के लिए करोड़ों रुपए इकट्ठे करे और आज पीसी सिटी में जिस ऑक्सीजन प्लांट का अनावरण हो रहा है वह इसी परिसर के लिए प्राप्त ऑक्सीजन प्लांट में से एक है। ऐसा ही एक संगठन इंदौर सिटीजन्स फोरम फॉर कोविड रिस्पांस, जो बुद्धिजीवियों का संगठन था, उसने अन्य संगठन भी जोड़े, जैसे YI, आज्ञा, अभ्युदय, ऐसे संगठन जोड़े। पूरे परिसर की व्यवस्था, हर पलंग, हर गद्दा, हर तकिया, हर चद्दर, प्रिंटर, लैपटॉप, कागज, फाइल, सब इसी प्रकार के संगठनों के माध्यम से आए। और ऐसे ही उदाहरणों ने कोरोना योद्धाओं की एक नई व्याख्या भी गढ़ी। ऐसे कोरोना योद्धा जो डॉक्टर या प्रशासन नहीं है, परंतु किसी योद्धा से कम नहीं। ICFCR के संस्थापक सदस्यों में से एक और सबसे सक्रिय सदस्य श्री अतुल जी मित्तल पहले दिन से उस सेंटर के निर्माण की प्रक्रिया में लगे हुए थे। कुछ दिन से एक दिन का समय बीत गया जब उत्तर ठीक तेजी से नहीं आ रहे थे, जितने त्वरित वो रिप्लाई करते थे, और बेड कहीं अटके हुए थे और हम पीछे पड़े हुए थे कि बेड कहाँ है, ट्रेस कर बताइए। लगातार मैसेज भेजते रहे। थोड़ी देर बाद एक मैसेज हमारे पास आया जिसमें लिखा था सर ट्रक रीचिंग बाय 5:30, और उसके बाद ये संदेश आया, आई डिटेक्टेड पॉजिटिव टुडे, आज मैं कोविड पॉजिटिव हो गया। शुरुआती दौर में जब वे घर पर रहे और जब अस्पताल में भी स्वस्थ रहे तो लगातार इस सेंटर की चिंता करते रहे। 600 पलंग भर चुके थे और व्यवस्थाएं बननी थी और वो व्यवस्थाएं रिकॉर्ड समय में तैयार होनी थी। ये संदेश जब ग्रुप पर चलना शुरू हुआ तो अतुल जी का उत्तर था, आपकी फौज तैयार है सर, बस आदेश करें। दुर्भाग्य यह है कि ये उस समूह के ग्रुप पर उनका आखिरी सक्रिय संदेश था। हम लाख कोशिशों के बाद भी अतुल जी को बचा नहीं पाए, परंतु आज वो हमारे प्रयत्नों में अभी भी जीवित हैं। उनका परिवार आज हमारे बीच में है। अंजलि जी, उनकी श्रीमती जो हैं, वो आज हमारे बीच में वहां पर विराजमान है। कोविड केयर सेंटर सिर्फ शहर का ही नहीं, तो ग्रामीण के कोविड केयर सेंटर्स ने भी अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करा। कैसे ग्रामवासी किसी कोविड केयर सेंटर को अपना घर मानकर प्रबंधन कर सकते हैं। तो बरलई जागीर के कोविड केयर सेंटर में, बरलई जागीर के लोग भी आज इस परिसर में यहाँ उपस्थित हैं, तो बरलई जागीर के कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन की आवश्यकता लगी उन्हें तो गांव वालों ने अपनी योजना से कर दी। स्टाफ रहेगा तो कहाँ रहेगा, क्या खाएगा, ठीक खाएगा कि नहीं, उसकी व्यवस्था भी गांव वालों ने करी।
और तो और जब मरीजों के आवागमन में असुविधा होने लगी तो गांव की ही गाड़ियों को एम्बुलेंस में परिवर्तित कर दिया। ये एम्बुलेंस जो आज आपको तस्वीरों में दिख रही है, ये शायद संसाधनों से सुसज्जित भले ही ना हो, पर भावनाओं से सुसज्जित जरूर है। ऐसा कोविड केयर सेंटर्स 313 ग्रामीण क्षेत्र में संचालित हुए। अब इसके बाद होम आइसोलेशन की जरूरत थी। होम आइसोलेशन के साथ साथ सैंपलिंग भी होनी थी, टेस्टिंग भी होनी थी, किट का वितरण भी होना था। भारत सरकार जिसको 3T मॉडल कहती है, ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट, इसके आधार पर ही नियंत्रण लाना था, धीरे धीरे खोलने की तरफ भी जाना ही था। अब आप सोचिए, जब ये सारी चीजें 40 लाख लोगों में करना हो तो वह काम कितना कठिन होगा, और उस कठिनाई का हल क्या हो सकता है? तो उस कठिनाई का हल एक ऐसा अप्रतिम अनूठा उदाहरण और प्रयोग था जिसकी चर्चा आज देश में है, और मुझे पूरा विश्वास है कि उसकी चर्चा कल पूरे विश्व में भी होगी। हम अंत्योदय की चर्चा सुनते रहे हैं, हम सत्ता के विकेंद्रीकरण की चर्चा सुनते रहे हैं, हम पंचायती राज, हम राम राज्य की चर्चा सुनते रहे हैं, इसकी चर्चा सुनी है, पर इसको चरितार्थ होते देखा हमने क्राइसिस मैनेजमेंट समूह की योजना के स्वरूप में। बताइए, कौन सोच सकता था कि महामारी के समय में कोई शासन या कोई शासक सत्ता की चाबी, निर्णय लेने का अधिकार गांव की, वार्ड की, मोहल्लों की टोलियों को सौंप देगा, और उन गांव की, वार्ड की, मोहल्लों की टोलियों ने वह गजब कर दिखाया जो मुझे लगता है कोई बड़ी से बड़ी व्यवस्था नहीं कर सकती थी। ऐसे ये क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने अपना काम संभाला। हर काम में योगदान था, हर कोविड मैनेजमेंट के जितने अंग थे उस अंग में ये समूह सक्रिय थे और लगातार काम कर रहे थे। जनप्रतिनिधियों का यह अनुभव था कि उन्होंने जब एक काम करा तो जनता ने उसे 100 गुना कर वापस लौटाया। सांसद सेवा सम्मान के नाते जब बच्चों की पढ़ाई के लिए आह्वान करा कि फीस माफ होनी चाहिए, तो आगे चलकर स्कूल आने लगे ये कहने के लिए कि हमारे यहां भी इस प्रकार का बच्चा है, इसका भी फीस माफ करने का हम प्रयत्न करेंगे। आज यहां बैठे सभी जनप्रतिनिधि इस बात की गवाही दे सकते हैं कि उनने अगर एक कदम चला तो जनता ने 10 कदम आगे बढ़कर सहयोग करा, और ऐसे ही हमारी गति 10 गुना होती गई धीरे धीरे। ये क्राइसिस मैनेजमेंट समूह का काम कैसे हुआ, और एक उदाहरण से हम इसे समझ सकते हैं क्या? तो माननीय मुख्यमंत्री जी, इसका एक उदाहरण मलेंडी नाम का गांव है। उस मलेंडी गांव में तेजी से संक्रमण फैला। आज मलेंडी के लोग भी यहां पर हैं, और बड़ी घुटा सा छोटी छोटी गलियों वाला गांव है जहां समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा घर पॉजिटिव है, कौन सा नहीं। ऐसी चिंता चर्चा हुई कि कोई मैप बनाते हैं, उस मैप पे घर बैठेंगे। जब गांव की समिति के साथ बैठे तो उन्होंने कहा, साहब ये मैप है, हमको नहीं समझ में आता, आप एक कागज लाइए। उनने एक कागज मंगाया, कागज पे एक सड़क बनाई, सड़क पे घर बनाए, घर पे गोले बनाए, बोले ये फलाने जी का घर है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और अब हम चलकर माइक्रो कंटेनमेंट बनाते हैं। आप अब जो अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी होगी, गूगल मैप होगा, ये वो मैप था जो मलेंडी के नियोजन का, मलेंडी में संक्रमण के कंट्रोल का आधार बना, और सरपंच द्वारा बनाए गए इस मैप के आधार पर ही प्रशासन ने मलेंडी के गांव में अपना कंट्रोल बनाया। ये क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से ही संभव था, ये कोई बाहर से आकर कर नहीं सकता था। और जब संक्रमण की दर घटने लगी तो फिर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसकी आज भी आवश्यकता है, उसके भी जन आंदोलन बनाने की योजना हुई थी। न जाने कितनी संख्या में धार्मिक संगठन, सामाजिक, राजनीतिक, रहवासी संघ, इन संगठनों की बैठक लगातार चलती रही है, और आज कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेकर जो भी काम आवश्यक है या हो रहा है, उसका आधार यही छोटी छोटी बैठकें रही हैं। हमारा भी अब यह मत है कि यही छोटी बैठकें किसी भी बड़े कार्यक्रम से ज्यादा प्रभावी होती हैं। और प्रयोग की नगरी है इंदौर, तो प्रयोग शुरू हुए। किसी ने कहा कि मास्क नहीं लगाएंगे तो सामान नहीं बेचेंगे। इंदौर मेडिकल एसोसिएशन और अन्य संगठन मिल गए, तो उन्होंने कहा एक रोड पर आदर्श व्यवस्थाओं का पालन होगा, 100% वैक्सीन होगा, 100% मास्क लगेगा, कहीं भीड़ नहीं इकट्ठा होने दी जाएगी। ऐसी एक कोविड सेफ रोड भी, जो रेस कोर्स रोड जिस पर अभय प्रशाल है, उसका भी निर्माण हुआ। इसके लिए भी लोगों ने आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और यहां भी ग्रामीण क्षेत्र किसी मायने में शहरों से पीछे नहीं था। भागवत खेड़ी नाम का एक गांव है मऊ के क्षेत्र में। जब उनसे आह्वान करा गया कि संक्रमण फैल रहा है, तुम्हें जन जागरण करना होगा, तो अपनी योजना से उन्होंने वॉल राइटिंग शुरू कर दी। हम जब वहां देखने गए तो किल कोरोना अभियान के नंबर लगे हुए थे, साथ में एक और नंबर लिखा हुआ था। जब पूछा कि ये नंबर क्या है, तो उन्होंने कहा गांव की भी एक सर्वे चलता है, जो हर 3 दिन में गांव अपना खुद का सर्वे करता है, और ये किल कोरोना अभियान के सर्वे के अतिरिक्त होता है। मंदिर के पट नहीं बंद हो सकते, ऐसी उस गांव में मान्यता थी। आज भागवत खेड़ी के लोग भी यहां पर हैं। मंदिर के पट बंद नहीं हो सकते हैं, तो मंदिर के बाहर भी गोले बनाकर वॉलंटियर खड़े कर दिए गए,
और हैंडपंप का उनका ऐसा मानना था कि वो संक्रमण फैलने का केंद्र है। तो हैंडपंप के बाहर भी गोले भी बने, वॉलेंटियर भी खड़े हुए और पानी कैसे पूरे गांव को बांटेगा कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, इसकी भी चिंता उन्होंने करी। ऐसा ये गांव इंदौर जिले के अंदर ही है। कई बार भ्रामक खबरों से भ्रांतियां भी फैलती हैं और महामारी के समय में खतरनाक होती है। एक फिर अनूठे प्रयोग के तहत बड़े बड़े इंदौर के सोशल मीडिया जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, जितने रेडियो चैनल्स हैं, ये कॉमन प्लेटफॉर्म पर आकर प्रशासन से बात करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, प्रश्न भी पूछते हैं, लेकिन इस चीज की जिम्मेदारी उठाते हैं कि वे सही जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अब हमारी इस कोविड लड़ाई का एक अभिन्न अंग है और इन सारे प्रयत्नों का ही परिणाम है जो हमने इस वैक्सीनेशन महाअभियान की अप्रत्याशित सफलता के रूप में देखा। इसकी व्याख्या में जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मंदिरों में टीके लगे, ड्राइव इन में टीके लगे, दिव्यांगों के लिए टीकाकरण हुआ तो ट्रांसजेंडर्स का टीकाकरण हुआ, गाड़ियों में टीकाकरण हुआ तो नारियों के लिए पिंक टीकाकरण केंद्र भी बने, 24 घंटे भी वैक्सीन लगी तो जो नहीं लगवा सकते थे उनके घर जाकर भी वैक्सीनेशन हुआ। और इसी का परिणाम है कि मिलियन प्लस शहरों में, 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में हमारा इंदौर अब फिर नंबर 1 है। इतना वैक्सीनेशन देश के किसी शहर में नहीं। कुल मिलाकर ये इंदौर के कोविड मैनेजमेंट की कहानी देखें तो ये सिर्फ जन सहयोग की कहानी नहीं है, ये सिर्फ जन आंदोलन की कहानी नहीं है, कहीं ना कहीं ये इंदौर के जज्बे की भी कहानी है, कहीं ना कहीं ये इंदौर की इंदौरियत की भी कहानी है। वो ताकत जो इंदौर को इंदौर बनाती है, वो ताकत जो हमको गिरकर संभलना सिखाती है, वो ताकत जो हमको रुककर चलना सिखाती है, और वो ताकत जो बड़ी से बड़ी चुनौती के सामने हमको यह बल प्रदान करती है कि उस चुनौती का रास्ता रोककर, आंखों में आंखें डालकर हम ये कह सकें कि ठहर जाओ, ये इंदौर है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपदा के इस समय में माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार सभी सामाजिक संगठनों, धार्मिक संगठनों के माध्यम से वर्चुअल बैठकों से संवाद करते रहे, प्रेरणा देते रहे, और इसी का परिणाम है कि ये इतनी एकजुट टीम बनकर सामने आई। मैं बहुत ही सादर के साथ आमंत्रित करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी को कि आज हमें संबोधित करें और प्रेरणा दें। माननीय मुख्यमंत्री जी। सबसे पहले मैं उनको प्रणाम करता हूं जिन्होंने जनता की जिंदगी बचाते हुए स्वयं को बलिदान कर दिया। आज परिजन सामने बैठे, मैं उनको प्रणाम करके इंदौर और प्रदेश की जनता की कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। डॉक्टर आनंद वेले जी, अतुल मित्तल जी, डॉक्टर रामचंद्र रैकवार जी, डॉक्टर शैलेंद्र दुबे जी, डॉक्टर दीपक सिंह जी, एक नहीं अनेकों दिनों रात जूझते रहे कोरोना के संकट में, सर पे कफन बांध के, जान हथेली पे रख के भरसक प्रयास किया कि लोगों को बचा पाए, लेकिन दूसरों का अस्तित्व बचाते बचाते उनका अस्तित्व पंचतत्व में विलीन हो गया। हम उनके बलिदान को कभी भुला नहीं पाएंगे। उनके कुर्बानियों की गाथा इंदौर और इंदौर की जनता, मध्य प्रदेश की जनता लगातार गाती रहेगी। सचमुच में ऐसा त्याग ही किसी समाज को, किसी शहर को महान बनाता है। आज आप सब बैठे हैं, धर्मगुरु यहां बैठे हैं, समाज सेविया बैठे हैं। आपको भी दोनों हाथ जोड़ के और शीश झुका के प्रणाम करता हूं, हृदय के भाव से प्रणाम करता हूं। ये सभी धर्म गुरुगण, सभी समाज सेवीगण
मेरी सरकार के मंत्री भाई तुलसीराम सिलावट जी, हमारे लोकप्रिय सांसद भाई शंकर ललवानी जी, वरिष्ठ विधायक आदरणीय महेंद्र हार्डिया जी, पूर्व महापौर विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी, लोकप्रिय नेता भाई रमेश मेंदोला जी, युवा विधायक भाई आकाश विजयवर्गीय जी, सुदर्शन जी, गौरव जी, राजेश जी, मधु जी, कविता जी, निशांत खरे जी। निशांत जी जब बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे इंदौर के संस्कार बोल रहे हैं। सचमुच में मैं आज धन्यवाद देने आया हूं। ये इंदौर है, इंदौर को प्रणाम, इंदौरियत को प्रणाम, इंदौर की जनता को प्रणाम। एक अद्भुत उदाहरण, स्मार्ट सिटी में प्रथम इंदौर, स्वच्छता में प्रथम इंदौर, समर्पण में प्रथम इंदौर, सेवा में प्रथम इंदौर, सामाजिक सद्भाव में प्रथम इंदौर, समन्वय में प्रथम इंदौर, संस्कृति और संस्कारों में प्रथम इंदौर। सच में धन्य है ये इंदौर, जहां देखो वहां प्रथम, और कोरोना से लड़ाई में भी प्रथम। ये अद्भुत शहर जो मां अहिल्या के संस्कारों से परिपूरित है। अब कोरोना की लड़ाई की बातें हो रही थी, पहली लहर से हम निपट लिए थे, दूसरी आएगी और ऐसी आएगी इसकी कल्पना किसी को नहीं थी। केस बढ़ना शुरू हुए, मैं चिंतित भी हुआ, लेकिन लगता था कि समाज थोड़ा निश्चिंत हो गया था। आपको याद होगा मैं इंदौर आया था 24 मार्च को, दुकानों के सामने गोले बनाए, भोपाल शहर में 23 किलोमीटर में एक गाड़ी में माइक लेके घूमा, सावधान, मास्क लगाएं, फिजिकल डिस्टेंस बनाएं। लेकिन अपना देश और अपना प्रदेश तो उत्सव धर्मिता का प्रदेश है। लोगों को लगा कि आएगा तो निपट लेंगे, इलाज तो है, लेकिन ऐसा महाविकट संकट आया कि सचमुच में मेरे जैसे कार्यकर्ता भी हिल गए। कोई कल्पना करता था कि इतनी बड़ी संख्या में पॉजिटिव केस आएंगे। पहली लहर में तो परिवार का एक सदस्य, 2 सदस्य पॉजिटिव निकलते थे, परिवार के परिवार। और आश्चर्य यह कि पहले दिन पता चला कि वो स्कोर 5%, दूसरे दिन 15, तीसरे दिन 60, चौथे दिन 100%। लंग्स डैमेज हो गए चारों तरफ से पेशेंट्स की। उसमें जो सबसे बड़ी तकलीफ थी ऑक्सीजन की। जब लंग्स काम करना बंद कर दें, खराब हो जाए, तो कितनी भयानक पीड़ा होती है, कल्पना नहीं कर सकते आप। एक एक सांस भारी पड़ती है, भयंकर पीड़ादायी क्षण होते हैं। और वैसे में जब अस्पताल भर जाए, बिस्तर मिलने में दिक्कत हो, जनप्रतिनिधि और हमारा प्रशासन बैठा है, काम सबने डट के जी जान से किया, लेकिन संकट ऐसा विकट था कि प्रबंध छोटे पड़ गए। अस्पतालों में बिस्तर के लिए मारामारी, और वो 7 दिन में कभी भूल नहीं सकता जब ऑक्सीजन का संकट आया।
आज आपके सामने मैं आपके परिवार का सदस्य हूं, शासक नहीं सेवक हूं। अपना परिवार है मध्य प्रदेश इंदौर। 7 रात आज मुझे कहने में, उजागर करने में कोई संकोच नहीं है, पलक से पलक नहीं झपक पाए। खबरें आती थी आधा घंटे की ऑक्सीजन बची है, जल्दी भिजवाओ। जितने हाथ पैर मार सकते थे हम मारते थे। भारत सरकार से लेके प्राइवेट संस्थान तक कहां ऑक्सीजन मिलेगी, टैंकरों का इंतजाम कहां से होगा, टैंकर कितने बजे चला, कहां से चला, कहां पहुंचा। मैं टैंकर के ड्राइवर तक से बात करता था, कहां पहुंचे हो, चाय पी की नहीं तुमने, आंख मत लगा लेना, सो मत जाना, तुम सो गए तो कई जिंदगियां सो जाएगी। रात रात भर नींद नहीं आती थी, संपूर्ण प्रयास करते थे और भगवान से भी प्रार्थना करते थे कि हे भगवान इस संकट से जनता को निकाल। ऐसा संकट सदियों में कभी कभी आता है। अगर बिस्तर भी है तो ऑक्सीजन की लाइन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और वैसे में लाख प्रयास करने के बाद भी हमने अपनों को खोया है। अपनों को खोने का दर्द भुलाए नहीं भूलता। एक नहीं अनेकों चले गए, असमय चले गए। कई बार लगा कि हम विवश देखते रह गए, लेकिन वैसी परिस्थितियों में जिस धैर्य और संयम से काम किया इंदौर ने, मुझे लगा कि शिवराज अकेला नहीं निपट सकती सरकार इस संकट से। जनता जब तक साथ खड़ी नहीं होगी तब तक काम चलेगा नहीं। इसलिए मध्य प्रदेश ने अपना मॉडल तैयार किया, जन भागीदारी का मॉडल, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां हमने प्रदेश स्तर पर बनाई, जिला स्तर पर बनाई। मंत्री, सांसद, विधायक, समाज सेवी, कलेक्टर, कमिश्नर, प्रशासन, धर्मगुरु, हमके सारे मतभेद भूल जाओ। संकट मानवता में, इस समय हम सब एक हैं। सबको अपील की, सबको आह्वान किया, और मुझे गर्व है, इस बैठी हुई टीम पे भी गर्व है। आज मैं अपने भाव व्यक्त करना चाहता हूं, चाहे आप ऊपर बैठे हो, नीचे बैठे हो, सबने मिलकर ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया। व्यवस्थाएं भोपाल से संचालित नहीं हो रही थी, निर्देश भोपाल से नहीं दिए जा रहे थे। फैसला कौन करेगा? मैं इनका इंदौर का फैसला इंदौर का। हम मोटी गाइडलाइन देते, पंचायत का फैसला पंचायत में होगा, गांव का फैसला गांव में होगा। क्या खुला रहेगा, क्या बंद होगा, इसका प्रबंध और इसकी व्यवस्था गांव, वार्ड और शहर पर है। गांव की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, वार्ड की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, ब्लॉक की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, हर एक ने काम किया, अपनी संपूर्ण क्षमता से किया। और कोरोना के संक्रमण को हिंदुस्तान में सबसे पहले किसी ने थामा तो वो था अपना मध्य प्रदेश, अपना इंदौर। कोविड केयर सेंटर बने, केवल सरकारी नहीं थे। राधा स्वामी सत्संग व्यास महिला के नाम पर कोविड केयर सेंटर बना, वो हिंदुस्तान में अपने आप में एक ही उदाहरण था। जन सहभागिता का, जन भागीदारी का, समर्पण का, सेवा का, निष्ठा का, परिश्रम का अद्भुत उदाहरण था। आपने अपनी आंखों से, और ये इंदौर था, धन के जैसी वर्षा हो गई।
क्या चाहिए बताओ? देखते ही देखते व्यवस्थाएं खड़ी हो गई। जब समाज संपूर्ण संकट में आता है तो ऐसा समर्पण ही उस संकट से समाज को बचाता है। और पूरे प्रदेश में प्रारंभ हो गया। व्यक्तियों ने, संस्थाओं ने सरकार के साथ मिलकर किया। अकेली सरकार नहीं, पूरी जनता खड़ी हो गई। पूरे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश के मॉडल की चर्चा हो गई। जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा मॉडल। और उसी के कारण हम कोरोना को कंट्रोल कर भी पाए। और इसलिए मुझे लगा कि मैं इंदौर जाऊं और धन्यवाद दूं यहाँ के समाज सेवी, यहाँ के दानवीर, यहाँ के स्वयंसेवक, यहाँ के नौजवान, यहाँ की माताएं बहनें, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ का प्रशासन एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। इसलिए आज मैं शीश झुकाने आया हूं, प्रणाम करने आया हूं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, कोई भी देश अगर बनता है तो ऐसे जन सहयोग से, प्रयासों से बनता है। सारे समाज, उपासना पद्धति, पंथ, धर्म सब भेदभाव भूल के एक हो गए। हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सब है। और वैक्सीनेशन का अभियान, क्योंकि अभी संकट टला नहीं, मैं आपके माध्यम से, क्योंकि यहां इंदौर ही बैठा है, संख्या हमने तय की थी कि कम होना चाहिए, कोविड के प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए, लेकिन प्रतिनिधि इंदौर यहां बैठा है। मैं आज और एक हाथ जोड़ के निवेदन आपसे करना चाहता हूं, आपके माध्यम से जनता से करना चाहता हूं। संकट अभी टला नहीं है। मध्य प्रदेश में 5 दिन पहले 33 पॉजिटिव केस आए थे। 33 तक हमारी संख्या पहुंच गई थी। 33 से बढ़ के हुए 38, 38 से बढ़ के हुए 40, 40 से बढ़ के हुए 43। परसों 43 आए थे और कल के सैंपल में वो बढ़ के हो गया 49। कोविड ऐसे धीरे धीरे बढ़ता है। पहले हालांकि हम सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। मैंने पूरे प्रदेश में कहा टेस्ट में कमी नहीं होगी। हम 75-80 हजार टेस्ट रोज करेंगे। इंदौर में 10,000 होंगे और हो भी रहे। मैं जनता से अपील करना चाहता हूं, सैंपल देने में कोताही ना बरतें। हमारा क्या बिगड़ता, निगेटिव आई पे शहर के गांव के हर हिस्से में होना चाहिए, ताकि पॉजिटिव कोई मिले तो तत्काल पता चल जाए, वो दूसरों को संक्रमित ना कर पाए, उसको आइसोलेट कर दें, उसके इलाज की व्यवस्था कर दें और माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बना के संक्रमण को फैलने से रोक दें। खूब टेस्ट करें, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करें, मतलब उनके परिवार का टेस्ट जहां पॉजिटिव आया, मित्रों का टेस्ट, संपर्क में आए लोगों का टेस्ट, ताकि अगर कोई और संक्रमित हुआ तो तत्काल पता लगा लें। आइसोलेशन, अभी हमारा कोविड केयर सेंटर राधा स्वामी सत्संग बंद थोड़ी हो। घर में काय करे के वहां ले जाए, अगर घर बहुत बड़ा है, व्यवस्था हो सकती तो वहां रखे, नहीं तो कोविड केयर सेंटर में ले जाए। बाहर से आने जाने वालों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। महाराष्ट्र में केस 10,000 के आसपास रोज आ रहे हैं, केरल में आ रहे हैं, कर्नाटक में आ रहे हैं, और महाराष्ट्र से हमारे यहां से आना जाना बहुत होता है। मुंबई हो, पुणे हो, दूसरे शहरों, और इसलिए भी सावधान रहना। आपको पता है इंग्लैंड में फिर से 27-27 हजार केस हो जाने लगे। 90 दिन के लॉकडाउन के लिए खोला, इस विजय के भाव से खोला था कि अब शायद कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वो फिर संकट में आ गए। आज मैं इंदौरियों से भी प्रार्थना करने आया हूं। मैंने बिना मास्क के बहुत लोग देखे आज सड़कों पर, दुकानों पर।
इंदौर तो वैसे ही आनंद उत्सव का शहर है। थोड़े दिनों के बाद थोड़ा लगता है कि ठीक है यार, अब तो मामला निपट गया। लेकिन मेरी प्रार्थना है अभी मास्क ना, फिजिकल डिस्टेंसिंग बनी रहे, हाथ साफ करते रहे। दुकानदार का व्यवहार तय किया है, दुकानदार को मास्क लगा रहे, दुकानों के आगे गोले बने, भीड़ में सामान ना खरीदे। मास्क नहीं तो सामान नहीं, जैसे स्लोगन है वो चलते रहना चाहिए। रोका रोकी टोका टोकी भी करते रहे, जनप्रतिनिधि भी, प्रशासन भी, और जनता बुरा ना माने, क्योंकि अपने लिए तो है। बढ़ने नहीं देना है, संक्रमण रोकना। इंदौर में कल 12 आए थे, परसों 12 आए थे, कल 6 आए, 9 आए। मैं एक एक का हिसाब रखता हूं, और मुझे यह भी पता है कि कौन से वार्ड की कौन सी गली में पॉजिटिव आया है मध्य प्रदेश के। रोज सवेरे ये देखता हूं। मेरी दिनचर्या का प्रारंभ यही होता है, इसी से होता है। कहां कितने आए, कौन से गांव में आए, कौन से मोहल्ले में आए। मैं बिल्कुल लापरवाह नहीं होना चाहता, ना लापरवाह होने दूंगा, क्योंकि वो दिन हम फिर नहीं देख सकते जब ऑक्सीजन की हाहाकार मचे, बिस्तरों की मारामारी हो जाए। नहीं देख सकते। और पहले से तैयारी करनी, पूरी तैयारी करनी है। और तैयारी में एक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोरोना के संक्रमण को रोकने का व्यवहार, और उसके साथ टेस्ट होते रहे जो मैंने कहा, लेकिन अस्पताल और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी हम सुदृढ़ कर लें। मैं एक बात आज गर्व से कहता हूं, पहली बार ऐसा हुआ है जब अलग अलग शहर में, इंदौर में भी प्राइवेट अस्पतालों से ज्यादा विश्वास लोगों ने किया तो सरकारी अस्पतालों पर किया है। हमारे सुपर स्पेशलिटी जैसे अस्पताल एक अलग स्थान बना है। सरकारी अस्पतालों ने भी बहुत अच्छा काम किया। अब फिर से तैयारी करते हैं। पिछली बार 7,500 बिस्तर अधिकतम हुए थे ऑक्सीजन बेड, इस बार 10,000 से ज्यादा की हमारी तैयारी है। पीआईसीयू वार्ड बना रहे बच्चों के लिए, क्योंकि उनको तकलीफ ज्यादा हो सकती है, ऐसी संभावना है। भगवान करे ना हो, इन व्यवस्थाओं की जरूरत ना पड़े, लेकिन तैयारी तो करके रखनी पड़ेगी। अस्पताल में बिस्तर, बच्चों के लिए बिस्तर, गर्भवती माताओं के लिए बिस्तर, और बच्चा अगर आएगा तो आइसोलेशन में अकेला नहीं रह सकता, मां चाहिए साथ में, तो उसकी व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। फिर ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं कि अगर बच्चों पे असर पड़ा तो हमारा अमला ट्रेंड हो पूरा। उसलिए निजी अस्पतालों में भी ट्रेनिंग और सरकारी अस्पतालों में भी ट्रेनिंग, ताकि कोई कसर ना रह जाए। ऑक्सीजन के भंडारण की व्यवस्था, ऑक्सीजन प्लांट लगे। अब हमने फैसला किया कि हर अस्पताल जिसमें एक निश्चित संख्या में बिस्तर, उसको ऑक्सीजन प्लांट लगाना होगा। प्राइवेट को भी लगाना होगा। और हमने तय किया 50% पैसा प्राइवेट अस्पताल की अगर लगाएगा ऑक्सीजन प्लांट, तो सरकार देगी कैपिटल सब्सिडी, 50% हम देंगे सरकार की तरफ से देंगे। बिजली सस्ती देंगे, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब कोविड का संकट बढ़ा तो छोटे छोटे अस्पतालों ने भी कोविड के बिस्तर बढ़ा दिया। हम भी चाहते थे। ये कई अस्पतालों का हमें पता ही नहीं था, वो सोशल मीडिया में आता था, फलाने अस्पताल में आधा घंटे की ऑक्सीजन बची है, व्यवस्था कर दो और नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब मामा जगन्नाथ, हमें तो पता ही नहीं था अस्पताल कौन सा है जिसमें बिस्तर होगा, लेकिन वो फौरन सोशल मीडिया पर डाल देते थे ऑक्सीजन नहीं।
इसलिए हमने तय किया कि भैया हम ऑक्सीजन प्लांट लगा दो, आधा तुम्हारा आधा हमारा, आधा सरकार लगाएगी। ऑक्सीजन का भंडारण के टैंक हम लगा, ताकि मेडिकल लिक्विड जो ऑक्सीजन है उसको भंडारित करके रख ले। कल मैंने बैठक की, तीसरी लहर की तैयारी की भोपाल में, तो हमने ये भी तय किया कि टैंकर अभी से अनुबंधित कर लो। यहां भी नीलेश वगैरह के टैंकर मौके पर बड़ा काम मैंने देखा नहीं, लेकिन नीलेश तक से मैंने बात की कि टैंकर दे दे भैया। नीलेश से क्या मुझे पता नहीं, फोन पर बात हुई थी मेरी उससे, क्योंकि टैंकर इतनी बड़ी चीज हो गई थी। ऑक्सीजन को लाएगा, मुझे लानी पड़ती थी उड़ीसा से, झारखंड से, भिलाई से, जामनगर से, उत्तर प्रदेश से। एक ड्राइवर को मैंने बात की तो कहने लगे साहब उत्तर प्रदेश की पुलिस बैठ गई है और कह रही मध्य प्रदेश नहीं है तो यूपी जाएगी। ऐसी ऐसी स्थितियों का सामना करना, और हम ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। टैंकर भी अनुबंधित करके रखेंगे। भगवान न करे वो दिन आए, लेकिन अब भैया बिना दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। कोई कसर न छूटे, ये प्रयास जारी है। इसलिए आज मैंने इंदौर में भी तीसरी लहर आएगी तो क्या क्या करेंगे उसकी समीक्षा की। पूरे प्रदेश में कर रहे हैं, लेकिन वो लहर नहीं आने देना है, और हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं तो वो लहर नहीं आएगी। आएगी तो ऐसी आएगी कि जिसके कारण अफरा तफरा नहीं मचेगी, क्योंकि वैक्सीनेशन का काम अब 76% इंदौर में हो गया है, मुझे विश्वास है। इसके लिए भी बधाई देता हूं, इस पर तो जोर से ताली बजावा। इंदौर में 76% वैक्सीनेशन। आह्वान किया वैक्सीनेशन के लिए, तो महाअभियान के दिन सारे रिकॉर्ड टूट गए। अब वैक्सीन थोड़ी कम पड़ रही, जल्दी व्यवस्था कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं लगातार। लेकिन बहुत जल्दी वो दिन आएगा जब इंदौर और मध्य प्रदेश भी उसके बाद पूरी तरह से वैक्सीनेशन युक्त हो जाएगा। तब अगर लहर आई तो फिर उसका असर वैसा भयानक नहीं होगा। जो अब तक के दुनिया के अनुभव है, वो अनुभव ये कह रहे हैं कि वैक्सीन अगर लगी है तो या तो होगा नहीं, और होगा तो वो ऐसा सीरियस नहीं होगा कि अस्पताल में जाना पड़े या जान चली जाए। क्योंकि इंग्लैंड में केस जरूर बढ़े, लेकिन उदाहरण ये भी है कि 1% के आसपास ही लोगों को अस्पताल में जाना पड़ा है, बाकी को अस्पताल में नहीं जाना पड़ा। और मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि कब तक हम काम धंधे बंद करेंगे बताओ? लॉकडाउन सब बंद कर दो। हमने तो दूसरी लहर में भी कल कारखाने हमने चलेंगे कैसे, नहीं तो रोजी रोटी तो कहीं से चलनी चाहिए। गरीब कहां जाएगा? रोज कमाने खाने वालों का क्या होगा? काम धंधे चलने चाहिए, दुकानें खुलनी चाहिए, उद्योग चलने चाहिए, निर्माण के काम होने चाहिए। और नहीं तो जिंदगी थम जाती है, रुक जाती है। गरीब कैसे जीता है, उसकी कल्पना करना ही बेहतर है। और इसलिए कब तक बार बार बंद करें? उससे व्यवहार ही ऐसा करें कि उस लहर को आने से रोकें। हम दुकानें भी चले, व्यापार भी चले, उद्योग भी चले, निर्माण के काम भी चले, सब्जी वाला सब्जी भी बेचे, कचौड़ी समोसा, 56 दुकान, सराफा बाजार, ये खुला भी रहे। और अगर खाने जाएं तो ऐसे जाएं कि संक्रमण फैले भी नहीं। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर वो जरूरी है, और इंदौर उसका मॉडल बनना चाहिए हिंदुस्तान में। ये मैं प्रार्थना करने आपसे आया, और आप बना सकते हैं। आप बैठे हुए, आप अपील करेंगे तो लोग सुनेंगे। काम करो, लेकिन इस ढंग से कि संक्रमण ना फैले। और ये अगर हम कर पाए तो देश की बड़ी सेवा करेगा इंदौर। इंदौर न केवल विकास की दृष्टि से, विकास में तो कसर नहीं रहने देंगे, थोड़ी कड़की जरूर है, आप जानते हैं। खजाना भी खाली है, पैसा आए नहीं टैक्स के, क्योंकि चीजें, दुकानें चलती है, व्यापार चलता, बाकी चीज चलती है, तो खजाने में भी कुछ आता है।
लेकिन एक चीज और मैं आज कहना चाहता हूं, इंदौर को ऐसा शहर है लेकिन और आगे बढ़ के बना, ये मेरा सपना है। अलग अलग रोजगार देने वाला मॉडल इंदौर कैसे बने, छोटे कारखाने, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप, यहां जितने भी स्ट्रीट वेंडर छोटा मोटा काम धंधा करते हैं, दुकान सड़क पे फुटपाथ पे लगाते हैं, हाथ ठेलों में सामान बेचते, छोटे व्यवसायी, छोटे दुकानदार, हमने स्ट्रीट वेंडर योजना में बहुत प्रमुख स्थान बनाया था। फिर से कोशिश करो कि कोई अगर तंग है, उसके पास पैसे नहीं है, तो उसको किसी सूदखोर के पास पैसा लेने ना जाना पड़े। स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत हम उसको पैसा दिलवा के उसके काम धंधे की गाड़ी चलती है। यहाँ की ITI उदाहरण बनना चाहिए, मॉडल ITI। हमने शिक्षण संस्थान यहां लेके आए, सिम्बोसिस एक उदाहरण है, लेकिन ITI मॉडल ऐसा बना दो कि यहाँ के काम सीखे हुए लोग अगर वो स्किल्ड है तो उनको कहीं भी काम मिल जाए। TCS इंफोसिस वालों का बुलाव है, जमीनें ज्यादा ले ली लेकिन रोजगार कम दे रहे हैं। आखिर सुपर कॉरिडोर का हमने जमीनें दी हैं, तो 2-4-5 हजार के लिए थोड़ी दी थी रोजगार की। अब कैसे पूरी क्षमता के साथ चले, ये हमको कोशिश करनी होगी। रोजगार का हब बन जाए इंदौर, एक्सपर्ट्स बुलवाइए, टीम लगाइए, मैं सहयोग करूंगा कि नए नए काम धंधे और कैसे शुरू हो सकते हैं ताकि जिंदगी की गाड़ी चले। बेरोजगार बच्चे, उनकी बेचैनी समझी जा सकती है, उस दिशा में तेजी से हम काम कर रहे हैं। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारी भी हिम्मत नहीं हो रही, ऐसे में भेजें तो कैसे भेजें, लेकिन क्या शिक्षा का कोई मॉडल बना सकते हैं? यहां तो ऑनलाइन सब चल सकता है, बच्चे कुंठित ना हो, उनकी पढ़ाई जारी रहे। इस बार मजबूरी में हमने किया कि 10वीं में जिनने 5 विषयों में सबसे ज्यादा नंबर लाए, उसी के आधार पर 12वीं का रिजल्ट हो जाएगा। कुछ बच्चों ने मुझे लिखा कि मामा हमने तो बहुत मेहनत करी थी रे, तो संविधान 22 पर से लिखा कर रहा। हमने उनको ऑप्शन दिया कि नहीं तुम चाहते हो तो परीक्षा दे के तुम और अच्छे नंबर ला सकते हो तो लाओ, लेकिन कुंठित हो रहे बच्चे। शिक्षा का मॉडल इंदौर, मैं दिल से चाहता हूं कि वो बने, कोई तरीका हम सोचे, मिलकर सोचे, निकलेगा नहीं, और वो कोविड के दौरान दुनिया का उदाहरण बन जाए कि बच्चों को शिक्षा ऐसे दी जा सकती है। हालांकि परेशान है, स्कूल खुल नहीं रहे लेकिन फीस बराबर लग रही है, और मुझे ये पता चला कई जगह फीस बढ़ा भी दी है। अब हम ये तो समझ सकते हैं कि स्कूल नहीं खुल रहे हैं, शिक्षक है, उनको कुछ तनख्वाह चाहिए, तो हमने पिछले साल तय किया था ट्यूशन फीस चलेगी, क्योंकि अध्यापक शिक्षक वो भी करना है, बाकी नहीं चलेगी। लेकिन मुझे पता चला है, सच और झूठ नहीं जानता, कुछ ने ट्यूशन फीस ही बढ़ा दी। कोरोना के काल में तय कर दो ट्यूशन फीस कतई नहीं बढ़ेगी, जो पिछले साल थी वही इस साल रहेगी, बढ़ाने की इस समय इजाजत नहीं दी जा सकती। ऐसी चीजों को हमको कंट्रोल करना होगा, संकट का समय है। सरकारी स्कूल की बेहतर शिक्षा का माध्यम कैसे बने, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। मां अहिल्या का ये शहर आदर्श, कई मामलों में आदर्श व्यवस्था खड़ी है, सेवा में तो है ही आदर्श। ये मेरे सपने हैं। आज मैं आपको प्रणाम करने आया हूं, धन्यवाद देने आया हूं। ये मंच पर बैठे लोगों ने कहा धन्यवाद कोरा कोरा थोड़ी होता है, और इसलिए हमने तय किया। 7 पुरस्कार इंदौर ने जीते हैं, अभी 7
ये गजब ही है, सचमुच में माँ अहिल्या की कृपा है और आप सबका परिश्रम है। बहुत बधाई देता हूं। और स्मार्ट सिटी में नंबर 1 आए, इसलिए 160 करोड़ रुपया इंदौर शहर के स्मार्ट सिटी कंपनी को और दिए जाएंगे ताकि इस क्षेत्र में हम और आगे बढ़ सकें तेजी से। अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट चाहिए, सरकार ने योजना भी बनाई। मुझे बताया कि लगभग 25 करोड़ की सहायता की जरूरत पड़ेगी राशि की, तो वो भी 25 करोड़ दिए जाएंगे। फिर इलाज के लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं करनी है, मुझे कहा जो जरूरत होगी करेंगे। लेकिन मुझे कहा कम से कम 10 करोड़ तो अभी बाकी चीजों के लिए चाहिए, तो वो भी दे देंगे। मेरा तो उसको अर्पण क्या लागे मेरा। और इसके साथ एक भाव राज पैदा हुआ है, मां अहिल्या के संस्कार, सुशासन के सूत्र, उनका आशीर्वाद सदैव इंदौर पर बरसता रहा है। और इसलिए मां अहिल्या के भव्य स्मारक का निर्माण इंदौर शहर में किया जाएगा, ये फैसला भी हम लोग। इंदौर के मेरे प्रिय बहनों भाइयों, बेटे बेटियों, समाज सेवियों, नेतृत्वकर्ता, प्रशासन, मैं सबसे ये अपील करता हूं, निर्मल मन से, पवित्र हृदय से करता हूं। अद्भुत है इंदौर, कई चीजों में और इसको मॉडल बना के अपने शहर का उदाहरण हमें दुनिया के सामने प्रस्तुत करना है। और कोरोना कंट्रोल के मामले में भी, संक्रमण को रोकेंगे भी, काम धंधा भी चलेगा और परिस्थिति को बिगड़ने भी नहीं देंगे। उसका भी आप सब संकल्प लें। मुझे पूरा विश्वास है कि इंदौर जो संकल्प लेता है वो पूरा होता है। हमारे ये संकल्प भी पूरा होगा। एक बार फिर मैं इंदौर की जनता को विनम्रतापूर्वक प्रणाम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस मंच के माध्यम से हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी का, उनके नेतृत्व, उनके मार्गदर्शन और इंदौर को आवश्यक सभी संसाधन उपलब्ध कराने हेतु धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। मंचासीन सभी अतिथिगणों का भी धन्यवाद, यहाँ आमंत्रित सभी प्रबुद्धजनों का भी आभार। धन्यवाद। Yeah.